अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 9 स्टार्ट हो गया जी कैफ 3 का, और हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इस चैप्टर की हद तक जो आपको दिया था ख़त्म कर लिया था। फिर भी मैं एक बार आता हूँ इसी चैप्टर पर और आपको ये मौका देता हूँ, मौका कि आप आज फिर मैच है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 जिन्हें गिने। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अब इसको लपेट के साइड पे रखने लगा हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि ये फिर दोबारा अब आना नहीं ना। अगले टॉपिक तो ऐसे हैं कि वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं रिवीजन के क्वेश्चंस, यानी कि आप मिसाल के तौर पे एफवाई का जो चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर, इसमें कोई 30-32 सवाल होंगे टोटल। ठीक है, करते हुए तो सारे करेंगे, लेकिन रिवीजन में ये सारे तो नहीं कर सकते। फिर रिवीजन में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, साथ साथ ही बताता रहता हूँ कि आप 30-35 सवाल करें तो फिर कौन से ऐसे 5-7 सवाल हों जो उस सारे को रिवाइज कराएं, ऐसे सवाल। क्योंकि सीखते हुए तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सीखने और फिर बड़े क्वेश्चन तक पहुंचना होता है, लेकिन रिवीजन में ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो सारे टॉपिक को कवर कर लें जो पढ़ा होता है। ठीक है, तो वो तो फिर बार बार आएगा। जैसे ओवरहेड का चैप्टर पढ़ेंगे तो अभी ईद पे आपको मैं देके भेजूंगा क्वेश्चंस के, चलो 2-3 क्वेश्चंस ये कर लेना, ज़रा रिवाइज हो जाएगा। फिर ईद के बाद आएंगे, नया टॉपिक चल पड़ेगा, तो वो क्वेश्चंस आपके पास महफूज होंगे। 2 को वीकेंड बाद आप लगेगा यार ओवरहेड भूल नहीं रहा, तो किसी वीकेंड पे वही 5-6 सवाल आप दोबारा करेंगे, एक सीटिंग में बैठ के रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करते ज़्यादा हैं, लेकिन फिर रिवीजन और वही क्वेश्चन जो है वो एंड पे रिवीजन प्लान के अंदर भी वही होते हैं, कोई 1-2 प्लस माइनस हो जाए। ठीक है ना, तो ये तरतीब होगी। लेकिन ये बेसिक्स वाला चैप्टर जो है ये अब एज अ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसमें जो कुछ हमने पढ़ा वो आपको हर जगह अब नज़र ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए जी। मैं तो आ रहा हूँ, ये नहीं आ रहा जी। आगे जी, किधर है जी बेटा? ये रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं, और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो बेसिकली डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होती है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू करके, अगर स्ट्रेट लाइन कर रहे हो मेथड। ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेड इन वैल्यू, ये एंड पे जाके ये हमारा कितने का बिक जाएगा, आज खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं, तो ये रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, डेफिनेशन तो आपने इंट्रो में पढ़ी होगी, R1 में फिर पढ़ा दिया करते हैं उस्ताद आपको, लेकिन ये CM में है इसलिए बस रेजिडुअल वैल्यू इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, एंड पे आज लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं कि एंड पे कितने पैसे इससे आने की उम्मीद है। ठीक है, और जी जा रहा हूँ, चला गया हूँ। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, मतलब नहीं कह सकते। ये ना आप नहीं और अगले कह सकते को अलग कर लें। और बेटा सेल प्रोसीड्स जो हैं, पहली बात तो ये रेजिडुअल वैल्यू तो लाइफ के एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, सेल प्रोसीड तो उससे पहले भी आ सकती है। अच्छा, लाइफ के एंड पे भी जाके जो आपने एक्सपेक्ट किया था रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, उससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। सेल प्रोसीड्स का मतलब जब एक्चुअल में आप बेचें तो कितने पैसे आपको मिले। ठीक है, वो एक्चुअल फिगर होती है जो डिस्पोजल के दिन आपको पता चलती है, जबकि रेजिडुअल वैल्यू आप स्टार्ट में खड़े होकर अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू को सेल प्रोसीड्स नहीं कह सकते, लेकिन डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर, जुमला देखकर कॉन्टेक्स्ट भी होता है। ये तो मैंने जनरल बात कर दी। ठीक है, हाँ, सवालों में देख लेंगे फिर कहीं पे आपको जहाँ जहाँ ये यूज़ करना पड़ा जी। तो आज हमने स्टार्ट करना है। वैसे कल मैंने नाम शाम लिख दिया था, हमारी किताब का, IKP किताब का चैप्टर 3 है ओवरहेड्स। ठीक है, तो ऑफिशियली हमने CMA का जो किताब के अंदर चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कल जो थोड़ी सी बात की थी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, यही तो मकसद है हमारा। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर आपको बताया था कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपको डेफिनेशन जब कराई थी तो बताया था कि ये डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, या यूँ कह लें जिससे आपकी प्रोडक्ट की शक्ल बनी हुई है। ठीक है, या यूँ कह लें क्लियरली आप बता सकते हैं एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगता है, या यूँ कह लें ये सब वो ये या यूँ जो है ये लिखा हुआ था थ्योरी में, अगर आपने पढ़ा होता तो या यूँ आपको पता होता।
ठीक है। तो या यूं कह लें कि जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक मेजर मटेरियल की कॉस्ट में एक मेजर पोर्शन रखता हो, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल आमतौर पे हमें क्लियरली पता होता है। अगर मैं डस्टर बनाने वाली कंपनी हूं तो मुझे क्लियरली पता है कि इतने बाय इतने का ये फट्टी लगती है ये, ठीक है, और ये फट्टी की कॉस्ट इतनी है, इसके ऊपर ये जो कारपेट का टुकड़ा लगा हुआ है इतने बाय इतने का, इसकी कॉस्ट इतनी है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इन फुल। तो बंदा आराम से बता सकता है कि एक डस्टर पर कितना मटेरियल लगा, एक डस्टर के ऊपर लेबर ने कितना टाइम लगाया, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके ऊपर, वो बंदा क्लियरली बता सकता है। लेकिन ओवरहेड्स जो होते हैं वो आम तौर पे क्लियरली नहीं बता सकते हम, क्योंकि कॉमन कॉस्ट होती हैं, ठीक है। कॉमन कॉस्ट है, बिजली के ऊपर मशीन चल रही है, वो जिसके ऊपर ये गी गी करके इसको सही करते हैं, ठीक है। अब कहीं पे लकड़ी ज़रा खुदरी ज़्यादा आ गई प्लेन करते हुए, कहीं ज़्यादा टाइम लग गया, किसी प्रोडक्ट पे कम टाइम लग गया, फिर डस्टर के साथ साथ हम टेबल भी बना रहे हैं, कुर्सी भी बना रहे हैं। कॉमन कॉस्ट हमारी फैक्ट्री की चल रही है, एक बिजली का मीटर लगा हुआ और 10 मशीनें लगी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो एफओएच की एग्जांपल्स दी थी। तो अक्सर ऐसा होता है एक्चुअल कॉस्ट पीरियड के एंड पे जाके नॉर्मली पता लगती है एफओएच की, ठीक है। बिजली कितनी लग गई, ज़्यादा टाइम लग गया, कभी कभी कम टाइम लग गया, काम चीज़ बनाते हुए बिजली थोड़ी महंगी होगी, फ्यूल जो है वो महंगा मिल रहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्लियरली पता होता है एक यूनिट पर कितना लगेगा पहले से ही, लेकिन एफओएच के बारे में क्लियर पता हमें नहीं होता। अब मसला ये है कि हमें कॉस्ट पर यूनिट तो आज ही पता होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट बनाते जाएं हम उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करते जाएं और फिर सेल प्राइस डिटरमिन कर सकें। तो मसला कहाँ पे आया हमें? मसला हमें आया है एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट निकालने में। एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो फिर हमें एक मेथड सिखाया गया, एक सिस्टम के तहत हम चलते हैं, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं ये ओवरहेड्स, ठीक है। ये नॉन प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन प्रोडक्शन है, कॉमन एक्सपेंसेस है ना, ये भी क्या है, कॉमन एक्सपेंसेस है, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन भी तो हो सकते हैं, नॉन प्रोडक्शन हो तो भी इनकी एलोकेशन करनी पड़ती है। वो कैसे? इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ सकती है। नॉर्मली इस तरह से होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे मिसाल के तौर पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी, मिसाल के तौर पे हमारी फैक्ट्री अलग है, ठीक है, और हमारा हेड ऑफिस अलग है। उसी हेड ऑफिस के अंदर हमारे एडमिन वाले भी बैठे हैं, सेल्स वाले भी बैठे हैं, अकाउंट्स वाले भी बैठे हैं, एचआर वाले भी बैठे हैं, ठीक है। अब मुझे जो है वो फाइनेंस वाले भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे जो है वो सेलिंग और एडमिन की कॉस्ट अलग करनी है, बिल्डिंग तो एक ही है, तो क्या करूँगा, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर एलोकेट करूँगा डेप्रेशन। मैं कहूँगा जी एरिया के हिसाब से कर लो, एक ही बिजली का मीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं कहूँगा यार जितनी बिजली इस्तेमाल होती है या एरिया या जो भी है, कोई ना कोई बेसिस होंगी, उसको भी हम बांट सकते हैं। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो होती हैं, अगर वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, ओवरहेड्स हैं, तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन इसकी बात बहुत कम आपको देखने को मिलती है। ये तो जब पूरे सवाल चल रहे होते हैं तो ऐसी कोई कॉस्ट आ सकती है कि जिसको आपको एलोकेट करना पड़ जाए। ये ज़्यादातर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाके मसला आता है जब आप पीएनएल बना रहे होते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा ज़रा फोकस हमारा जो होता है वो होता ज़रा बहरहाल कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट की तरफ ही है। तो ये चैप्टर भी आपको इसी एफओएच की कॉस्ट की कैलकुलेशन के बारे में बता रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, एफओएच कॉस्ट पर यूनिट, एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये आपका चैप्टर आपको बताता है कि कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट या एब्जॉर्प्शन करनी पड़ती है। इसकी तरतीब क्या होती है? इसकी तरतीब ये होती है, सिस्टम्स हैं 3, फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज सिंगल रेट सिस्टम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीक में जब कर रहे होंगे मंडे से ऑनवर्ड्स डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम कर रहे होंगे, तो ये चैप्टर ही अलग है। ये चैप्टर इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हम पूरा कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। रहेगा जितना तो आगे कर लेंगे, वो तो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सिंगल रेट सिस्टम की तरतीब क्या है, इसमें करते क्या हैं, ये मैं आपको कल ज़बानी कलामी थोड़ा सा बताया था। अब ज़रा तफसील से इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने अर्ज़ किया था कल, आज दोबारा वही अर्ज़ कर रहा हूं कि पीरियड के स्टार्ट में खड़े हैं, हमें मटेरियल की कॉस्ट भी पर यूनिट पता है, लेबर की कॉस्ट भी पर यूनिट पता है, एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है, क्योंकि पीरियड के एंड पे जाके मेरे एफओएच सामने आएंगे। अब स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाना है, क्या करना है?
अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा लगाना है कि कितने एफओएच पर यूनिट आएंगे। तो एफओएच पर यूनिट कैसे निकलते हैं? टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अच्छा, ये पर यूनिट भी हो सकते हैं, पर आर भी हो सकते हैं, ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन सादा बात क्या है, सिंगल रेट सिस्टम क्या कहता है? पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर आपने एक रेट निकालना है। तो एट स्टार्ट ऑफ अ पीरियड आप एक रेट निकालेंगे, एस्टिमेटेड रेट, बजटेड रेट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन टेक्निकली इसको कॉस्ट अकाउंटेंट्स नाम देते हैं ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। क्या कहते हैं जी? और प्यार से इसको कहा जाता है OAR। क्या कहा जाता है जी? हाँ, बाकी तो जो भी नाम रख लें आप, लेकिन ज़रा ये मशहूर नाम है इसलिए यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड हम क्या करते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। और ये किस डेटा की बेस पे निकलेगा बताएं? ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड एस्टिमेटेड डेटा। ये रेट किसकी बेस पे निकलना है? ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा। अब बड़ी सादा सी बात है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया अभी, ठीक है, कि आप की मिसाल के तौर पे कल बताया था कि 1 लाख रुपए आपकी टोटल एफओएच, अंदाज़ा है आपका 1 लाख आपके अगले महीने में एफओएच कॉस्ट होगी। और अंदाज़ा लगाएं कि कितने यूनिट्स आप बनाना चाह रहे हैं, बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने कहा जी 10,000 यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, तो 1 लाख बटा 10,000, 10 रुपये पर यूनिट। अच्छा, यही चीज़ पर लेबर आर भी निकाल सकते हैं आप। उसमें फिर क्या होता है, आप यूं कहेंगे अगले पूरे 1 महीने में मेरा अंदाज़ा है 1 लाख के एफओएच आएंगे, ठीक है, और मेरा अंदाज़ा है कि अगले एक पीरियड में मेरे कोई 15,000 लेबर आवर्स इनकर होंगे। लेबर मिसाल के तौर पे 1 यूनिट पर 1.5 घंटा लगता होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब OAR निकलेगा तो कैसे निकलेगा? 1 लाख बटा 15,000, 1 लाख बटा 15,000 कितना निकलता है? 6.67 पर लेबर आवर, ये निकल आएगा। और जितने यूनिट्स बनते जाएंगे हम कहेंगे जी 1 यूनिट पर 1.5 घंटा लगता है, तो 6.6 को फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे ही मशीन आर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा? बजटेड एफओएच अगले 1 महीने में 1 लाख, कितने घंटे मशीन चलेगी जी? मुझे लगता है जी मशीन को 5,000 घंटे चलेगी, ठीक है। तो 1 लाख बटा 5,000 करोगे तो आपके पास OAR आएगा। लेकिन अब ये OAR क्या है? तो इसको कहते हैं पूरे बिजनेस का एक सिंगल OAR निकाल लेना किसी एक बेस के ऊपर, वो कोई भी हो सकती है, ये सारी नहीं हो सकती एट अ टाइम। आपका बिजनेस सिंगल रेट सिस्टम में एक ही रेट निकालता है ना, तो वो एक रेट किसी एक बेस के ऊपर निकालेगा जो आपको मुनासिब लगती है। जैसे अगर आपकी कंपनी के अंदर लेबर इंटेंसिव काम ज्यादा है, लेबर ज्यादा काम करती है, मशीनें कम काम करती हैं, तो आप लेबर आर को बेस बना सकते हैं। जहां मशीनें ज्यादा चल रही हैं वहां पे मशीन आर, नहीं तो सबसे मशहूर तो यूनिट्स हैं ही। तो ये 3 मशहूर बेसिस हैं। बेस मतलब जिससे डिवाइड करना है, बजटेड एफओएच को डिवाइड जिससे करना है वो क्या कहलाता है जी? बेस। तो बेस मैंने 3 बता भी दी, यूनिट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। ये 3 मशहूर हो गए ज्यादा, और 3 जो है वो जरा कम मशहूर हैं। टोटल 6 बेसिस हैं, ठीक है। वो होता है एज अ परसेंटेज ऑफ कोई एक्सपेंस, जैसे एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। अक्सर आपने देखा होगा सवालों में, बेसिक्स में करते आ रहे थे ना, यूं लिखा होता था कि जी लेबर कॉस्ट मिसाल के तौर पे 150 रुपए है पर यूनिट, और एफओएच जो है वो 120% ऑफ लेबर कॉस्ट है। तो हमने उसके बेस तो क्या किया? लेबर कॉस्ट की परसेंटेज, मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट की परसेंटेज, किसी कॉस्ट की परसेंटेज के तौर पे भी आपको सवाल। यानी आप बेसिकली क्या करते हैं, पीरियड के स्टार्ट में खड़े होके कोई एक बेस अपनी बनाकर अपना OAR निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द पीरियड उसको क्या करना है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले जरा इसको क्लियर कर ले। तो फॉर्मूला तो हमारा बन भी गया। OAR का फॉर्मूला मुझे आप बताएं यार। देखो बात ये देखो, अब ये थोड़ा ही है कि अब सारी मतलब हमेशा ऐसे ही होगा कि उस्ताद पढ़ाएगा शागिर्द पढ़ेंगे, नहीं, अब चेंज कर दिया हमने, जमाना बदल गया। अब आप पढ़ाया करेंगे, मैं पढ़ा करूंगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे ना OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या है, बताओ।
बजटेड एफओएच, ठीक है जी, बजटेड 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 एफओएच कॉस्ट, बजटेड एफओएच कॉस्ट डिवाइड करेंगे इसको बजटेड बेस लिख देते हैं ना, ताकि फिर बजटेड बेस, ये कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। ये अब मैं आपको अलग से बताना चाह रहा हूं कि ये जो बजटेड बेस है ना, ये बेस कौन कौन सी बेस यूज हो सकती हैं। तो जी 3 तो हैं सबसे मशहूर, ठीक है जी। तो सबसे मशहूर हैं वो 3 कौन सी हैं जी? प्रोडक्शन यूनिट्स, मशीन आर, लेबर आर, ठीक है जी। तो बेस जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकती है, ठीक है जी। बेस जो है वो लेबर आवर्स भी हो सकती है, बेस जो है वो मशीन आवर्स भी हो सकती है, और ये तो मशहूर हैं जो आपको अक्सर ही नजर आएंगी। इसके अलावा भी बेसिस हैं 3 अदद, जैसे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट के साथ वो जोड़ दे, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसे लिख देता हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, और एक और बेस भी वो कभी कभी यूज कर लेता है, प्राइम कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है पता है ना? अब देखो ना, अब यहां पे आके मैं ओवरहेड का चैप्टर सब पढ़ाऊंगा ना, मैं प्राइम कॉस्ट नहीं समझाने बैठ जाऊंगा, वो तो हमें पता है, सही है ना। तो बेसिक्स ऐसे हैं, हर जगह पे आपको घुसी हुई नजर आएंगी, बस वो आपको आसान कर देंगी। अगली आप टॉपिक सीख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी बच्चे को ये शक नहीं रहना चाहिए कि जी प्राइम कॉस्ट क्या है, होना नहीं चाहिए। अगर किसी को है तो अभी भी पूछ ले। चलें जी, अच्छा अब ये 6 बेसिस हैं जो कि यूज हो सकती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके सभी हम करते हैं, उसकी परेशानी ना लें, ठीक है। अब जब एक बार आपने OAR निकाल लिया, स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, अब आपने इस जो रेट आपने निकाला है ना जी, इस रेट को यूज करना है, और इस रेट की बुनियाद पर आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर एफओएच को एब्जॉर्ब करवाते जाना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, सबसे पहली एग्जांपल हमारी पर यूनिट वाली निकली थी, हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जब हमारा एक यूनिट बनेगा, अंदाजे की बुनियाद पे, जब 1,10,000 किया था कल से, एक एग्जाम्पल बनाई थी ना, हमने अंदाजे की बुनियाद पे ये तय कर लिया कि जब भी कभी हमारा एक यूनिट बनता है उस पर एफओएच 10 रुपए के लगेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द पीरियड हमने लेट से 500 यूनिट्स बनाए, जब जब यूनिट्स बना एक ऑर्डर आया, हमने 5 यूनिट्स बना दिए, फिर आया हमने 1000 यूनिट्स बना दिए, फिर आया हमने 200 यूनिट्स बना दिए। जब कभी हम कोई एक भी यूनिट बनाते हैं तो 10 रुपए एफओएच आते हैं। मटीरियल लेबर डाल दिया, एफओएच की बारी आई तो कितने यूनिट बनाए हैं जी? वो जी 5 बनाए, ठीक है जी। 5 × 10 50 रुपए एफओएच। अब ये सब क्या चल रहा है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड एफओएच, ओआर की बेस पे फिक्स्ड एफओएच को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करें मतलब शामिल कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में एफओएच की कॉस्ट को शामिल कर रहे हैं। लेकिन ये तो अंदाजे वाली कॉस्ट है, बजटेड है ना। पीरियड के एंड पे जाके फिर एक्चुअल कॉस्ट जब आती है तो जो वेरिएंस होता है उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये तो शायद जाकर करें हम अगले हफ्ते में किसी वक्त करेंगे, ट्यूसडे वेंसडे को जाके, पता नहीं तो थर्सडे को देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये काम सीख लें, ठीक है। तो फिर जो रेट निकल आया करेगा ड्यूरिंग द पीरियड, उस रेट को यूज करते हुए, ड्यूरिंग द पीरियड उस रेट को यूज करते हुए हमने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाना है एसिड की कॉस्ट में, मतलब
एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है जी, एसिड की कॉस्ट में शामिल करना है FOH को, ठीक है। तो अच्छा, एक बात जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मैं एंड तक नहीं, CMA के एंड तक अक्सर बोलता रहूँगा और बच्चे अक्सर इसमें फंसे रहेंगे, तो प्लीज़ मेरी कोशिश हर बार होती है कि डे 1 से ही इसमें ना फंसे। वो क्या, जब एक बार आपने इन बजट्स को यूज़ करके OAR निकाल लिया ना, तो ये बजटेड डेटा सिर्फ OAR को आप पकड़े, सीने से लगाएं, अपने पास संभाल के जेब में रखें, बाकी सारे बजट्स को उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, दोबारा उठाना नहीं है। इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा आगे चल के हमारे सवाल के साथ। ये बेस और ये बजटेड FOH बजटेड बेस यूज करके OAR निकल आया ना, ये OAR अपनी पॉकेट में रखें और बाकी बजटेड FOH बजटेड डेटा सारा कहां फेंक दें, डस्टबिन में। अब ये जो OAR निकला है, इस OAR की बेस पे आप करवाएंगे एब्जॉर्प्शन। जितने यूनिट्स बनाए उतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपए से आपकी ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे। और जब पीरियड के एंड पे जाएंगे तो एक्चुअल को भी कंपेयर किससे करेंगे, यही तो नहीं करना, डस्टबिन वाली चीज उठाएंगे। मैं यही तो मना कर रहा हूं कि आपने बजटेड, कहां है बजटेड, डस्टबिन वाले वो भी ले गई, गाड़ी आई वो ले गई, अब है ही नहीं हमारे पास। जी हाँ, बजटेड FOH को अब नहीं यूज कर सकते। जो एब्जॉर्ब्ड FOH निकले हैं ना, असल में क्या है, हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने हैं, तो एक्चुअल देखेंगे और देखेंगे एक्चुअल आए इतने और हमने इतने एब्जॉर्ब करवाए। वो ज्यादा भी हो सकते हैं अंदाजे की वजह से, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उस वक्त हम वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि बजटेड डेटा को कहां, बजट्स को कहां फेंक दोगे, डस्टबिन में। ओके, तो जनाब ड्यूरिंग द पीरियड हम क्या करेंगे, ये मैं पूरी कहानी बता रहा हूं, पता नहीं इस पूरी कहानी तक आज पहुंचते भी हैं, आज शायद हम यहीं घूमते फिरते रहे, आज हमारी क्लास एंड तो शायद हम यहीं पे ही हों, लेकिन पिक्चर पूरी आपके सामने एक बार रखना चाह रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हमारी मंजिल कहां पे है, कहां कहां कदम रख के अब हम गुजर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने क्या करना है जी, इस सिस्टम में ड्यूरिंग द पीरियड यूज करना है जी OAR को, यूज करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो जो आपने कैलकुलेट किया था एट स्टार्ट, कैलकुलेटेड एट पीरियड स्टार्ट, use OAR calculated at period start to find FOH cost in प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर FOH की कॉस्ट को मालूम करने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने यही OAR यूज करना है। फॉर्मूला क्या होगा, FOH कौन से होंगे ये, FOH कॉस्ट ये कौन सी होगी, बजटेड ना, बजटेड डस्टबिन में है। अब ये बजटेड नहीं निकलेगी, बजटेड डेटा की बेस पे OAR निकला था ना, अब यहां पे प्रोडक्शन एक्चुअल यूज होगी लेकिन रेट बजटेड होगा। तो ये एक मिक्सचर है जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब्ड FOH। क्या कहते हैं जी, तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो FOH निकालने होंगे उनका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, OAR जो निकाला स्टेप 1 में इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी या टोटल एक्चुअल आर, यानी कि टोटल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देना आपने, ठीक है। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, और थोड़ी भी आ रही है तो बहुत है। आज कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, तो शुरू भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। चिल करें, चिल जरा चिल करके दिखाएं मुझे, नहीं ठीक है, बहुत चिल कर लिया आपने, चलें आप पढ़ें। तो FOH एब्जॉर्ब्ड, यहां पे क्या निकालना है जी, FOH वो निकलेंगे जो एब्जॉर्ब्ड होते हैं, ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब्ड FOH निकलेंगे जी, और उसके लिए हम क्या करेंगे जी, OAR को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। मैं एक्चुअल यूनिट्स इसलिए नहीं लिख रहा कि हो सकता है आपने OAR पर लेबर आर निकाला हो, तो फिर एक्टिविटी लेवल यूनिट्स वाली नहीं, लेबर आर्स वाली लोगे। अगर आपने मशीन आर्स लिए हैं तो मशीन आर्स की, बहरहाल यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपने OAR जो निकाला है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन जो हो रही है उसके साथ जब जब एक यूनिट बनेगा, इतने रुपए का मटेरियल, इतनी की लेबर और 10 रुपए OAR वाला FOH। 10 यूनिट्स बने तो 10 रुपए का, 10 यूनिट्स का मटेरियल, 10 यूनिट्स की लेबर, और FOH की बारी आएगी तो OAR यूज करके 10 यूनिट्स का FOH की कॉस्ट।
100 यूनिट्स बनाया आपने तो 100 यूनिट्स की का मटेरियल, डायरेक्ट 100 यूनिट्स की डायरेक्ट लेबर, और 100 यूनिट्स के लिए एफओएच की जब बारी आएगी तो एक्चुअल रेट तो होता नहीं है, ओएआर यूज करके कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वो ओएआर जो हमने पीरियड के स्टार्ट पे अंदाजे से निकाला था, और वो जिस डेटा से निकाला था वो डेटा फेंक के हम सिर्फ अब ओएआर को लेके आगे चल रहे हैं, और एंड पे जाके भी हम उस बजट को नहीं पकड़ेंगे, हम इसी को ही लेकर चलेंगे, एब्जॉर्ब जो निकाले हमने, तो एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म। नहीं बेटा, मैं शुरू में तो नहीं खड़ा, जरा ऊपर तो ध्यान दो, समझ आई बात की। शुरू तो ये है, शुरू में हमें पता नहीं था, अंदाजे से यूनिट्स निकाल के एक रेट निकाला। यही तो मसला आना है कि दो चीजें अंदाजे वाली हैं, फिक्स्ड, ये एफओएच भी अंदाजे वाले हैं और यूनिट्स भी अंदाजे वाले हैं। अब एफओएच सेम भी आ जाएं, यूनिट्स आगे पीछे हो जाएं, ये यूनिट सेम आ जाएं, एफओएच आगे पीछे हो जाएं, या दोनों ही आगे पीछे हो जाएं, फर्क तो आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट पे नहीं खड़े, हम अब एक्चुअली पीरियड में गुजर रहे हैं जिसमें हम एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल दी है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में, मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लिख गया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट कॉस्ट लिखता हूं, आप लोग परेशान हो रहे हैं। हमने फाइंड करनी है एफओएच कॉस्ट इन प्रोडक्ट कॉस्ट, इन प्रोडक्ट कॉस्ट, और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपको पता है तीन चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो वही तो कह रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं, फिलहाल एफओएच की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नॉर्मली आपको एक्चुअल फिगर गिवन होती है, मतलब उसका पता होता है, स्टार्ट में पता होता है ना कि यार हम जहां से मटेरियल उठाते हैं 1 किलो इतने का मिलना है, कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं नॉर्मली। एफओएच के लिए पीरियड एंड का वेट करना पड़ता है, तो वो नहीं करते हम स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाते हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड एक्चुअल प्रोडक्शन जब जब होती है तब मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट तो सही वाली एक्चुअल उठा लेते हैं हम, एफओएच के लिए हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट होती नहीं है, तो हम वो ओएआर पकड़ते हैं और जितने यूनिट्स बनाए उसको ओएआर से मल्टीप्लाई करके एफओएच कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब ये एक्चुअल एफओएच कॉस्ट नहीं है, ये बजटेड भी नहीं है, ये कौन सी कॉस्ट होगी, एब्जॉर्ब। कौन सी कॉस्ट होगी, एब्जॉर्ब। ठीक है, इब्तिदाई इश्क है, लग जाएगा पता आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो पहला दिन, अभी तो बात शुरू नहीं हुई है। शक्ल क्यों है, परेशानी वाली बात है, कोई शक्ल क्यों आई हुई तुमने, तो इतना आसान पेपर आई है कि आप लोग अश अश कर उठेंगे। एक्चुअल एक्टिविटी पीरियड नहीं था, एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म्ड लिखना था, किसी ने छेड़ दिया ना तो मैं और पासे टुर गया फिर जी। तो एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म, ओके ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन लिख लो आसानी के लिए, जैसे दिल करे आपका। ठीक है, अब ये एफओएच एब्जॉर्ब निकलते आएंगे। ठीक है, ये पूरा पीरियड एफओएच एब्जॉर्ब निकालते रहेंगे, और उसके बाद पीरियड का एंड आएगा, और जब पीरियड का एंड आएगा तो हमें बिल शिल रिसीव होंगे, हिसाब किताब सारा क्लियर हो जाएगा, और एंड ऑफ द पीरियड पे खड़े होके हमारे पास एक्चुअल एफओएच अवेलेबल होंगे। तो एंड ऑफ द पीरियड, अब हमारी तरतीब हमेशा ये रही है कि हम जब जब प्रोडक्शन निकाल रहे थे, हम साथ साथ अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें एफओएच की कॉस्ट रिकॉर्ड करते रहते हैं, हमारी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, फिर अदर इनकम एक्सपेंसेस, अल्टीमेटली पहुंचना तो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही है ना। तो हम तो तकरीबन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी तैयार है, हमारी सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करके हम जीपी करके देने के लिए तैयार ही हैं कि हमें किसी ने बताया भाईजान हेलो एक्सक्यूज़ मी, एफओएच जो है ना, एफओएच वो एक्चुअल आपने नहीं लिए हुए, एब्जॉर्ब लिए हुए हैं, तो अब क्या करें, सब कुछ उलट पुलट दें? नहीं, इस दिन खड़े होकर फ़र्क निकाल लेंगे। अगर हमने सोचा था कि बजट थे ना, उसकी बेस पे हमने जो सोचा था, उस सोच की वजह से हमने एब्जॉर्ब करवाए लेट से 1,10,000 के एफओएच, ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा गए। क्यों? शायद प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या शायद एक्चुअल एफओएच ज़्यादा महंगे पड़ गए होंगे, जैसे सोचा था वैसे नहीं पड़े होंगे, तो किसी भी एक वजह से एफओएच ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा गए हम। ठीक है, एक्चुअल कम आए, बजट तो कहीं गया ना भाड़ में, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर गए, एक्चुअल कम आए, तो मजीद एक कॉस्ट है ना, एक कॉस्ट ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो सही करने के लिए क्या कर लेंगे, कम कम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में एंट्री करेंगे जाके। और अगर मिसाल के तौर पे हमने एब्जॉर्ब करवा लिए 1 लाख ही कराए, ठीक है, एक्चुअल आ गए 1,15,000,
ज़्यादा आ गए, एक्चुअल एब्जॉर्ब करवाए कम, किसी वजह से प्रोडक्शन कम हुई, जो भी था, ठीक है, हमने कम एब्जॉर्ब करवाए, एक्चुअल में ज़्यादा आ गए, तो अब एक कॉस्ट है जो कि हमारे बिजनेस की कॉस्ट है, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में आनी चाहिए, कुछ कम रिकॉर्ड हो गई है, तो सही करने के लिए बढ़ा लेंगे। ये दोनों एडजस्टमेंट्स होंगी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड की एडजस्टमेंट होती है, बहुत आसान होगी, जब करेंगे तो पता लगेगा ना, अभी तो कुछ कर नहीं रहे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज भी और कल भी आपको यहां से नहीं निकलने देना, क्योंकि यहां से निकल के फिर रहना ही कुछ नहीं है, यही लड़ाई है सारी। तो सिंगल रेट में टोटल 2 ही सवाल आईकैप के अंदर आपको मिलते हैं, और डिपार्टमेंटल रेट के बेतहाशा, ठीक है। बहरहाल बात तो पूरी कर लें, एंड ऑफ द पीरियड आएगा तो हमने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है एफओएच वेरिएंस। जब वेरिएंस के टॉपिक में जाएंगे ना, वेरिएंस वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस पक्का जिसमें सवाल आता है, उसमें एफओएच के वेरिएंस भी है, जो यहीं से ही सीखना शुरू कर दिया हमने। तो इंटरलिंक्ड होती हैं चीज़ें, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे हम एफओएच का वेरिएंस बाय कंपेयरिंग एब्जॉर्ब्ड एफओएच, ओहो, बजटेड एफओएच और एक्चुअल एफओएच। बस प्लीज़, अगर ऐसी बात जैसे आज याद है ना भाई, मोबाइल वाले, अगर हाइब्रिड में मोबाइल वाले भाई, अगर ये बात आज ऐसे याद है ना, तो एंड तक भी ऐसे ही याद रह जाए ना, तो काम हो गया अपना, ठीक है। ओके, तो हमने जब एफओएच का वेरिएंस निकालना है, एफओएच का वेरिएंस निकालना है, तो कंपेयर करना है बजटेड और एक्चुअल को, बजटेड और एक्चुअल को, अच्छा, एब्जॉर्ब्ड और बजटेड को, पक्की बात है। चलो लिखो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड एफओएच, ये जो पिछले स्टेप में ड्यूरिंग द पीरियड हमने निकाले भी हैं, एब्जॉर्ब्ड एफओएच बमुकाबला एक्चुअल एफओएच, ठीक है जी। लो भाई, ब्लैक कैप्स बमुकाबला ग्रीन कैप्स, आज लगे टीम सही खिला लें, 2 मैचों में तो ऐसे ही पता नहीं क्या करते रहे जी। नहीं यार, बंदे ठीक ठीक खिला लेना, बच्चे गए हुए हैं खेलने वाले, पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो एब्जॉर्ब्ड एफओएच होते हैं, ये कहाँ पे पड़े होते हैं, ये हमने रिकॉर्ड किए होते हैं। कहाँ से मिलेंगे हमें, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में रिकॉर्ड किए होते हैं। जब हम मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में भी इसके बाद जो टॉपिक आना उसमें पीएनएल बनाएंगे ना, जब पीएनएल, तो उस पीएनएल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल हमें कहाँ से मिलती है, वही ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमने एब्जॉर्ब्ड एफओएच रखे होंगे, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट में हमने ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट में क्या डाला होता है, एब्जॉर्ब्ड एफओएच, ठीक है। और एक्चुअल कहाँ से मिलते हैं, बिलों, पीएनएल से, बिलों से। अच्छा, पीरियड एंड पे, हाँ, बिल शिल आते हैं, सब कुछ एक्चुअल, ठीक है, इनवॉइसेस आती हैं, हम सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड एफर्ट हमें कहाँ पे मिलेंगे, ये रिकॉर्ड किए होते हैं हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट लिखता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट आप परेशान कर रही थी, ठीक है। जबकि एक्चुअल एफएच की हम कैश पेमेंट करते हैं, तो वो बिल वगैरह होते हैं, पेमेंट होती हैं, ठीक है। तो कैश पेमेंट्स जब हम करते हैं तो हमें ये पता लग जाते हैं, ठीक है जी। अब जब हमने कंपेयर करना है एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को, तो हमारा जो वेरिएंस होगा वो 2 नाम हो सकते हैं उसके, यानी 2 तरह का वेरिएंस आ सकता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब जितना करना था खर्चा उससे कम रिकॉर्ड किया, ओवर एब्जॉर्ब जितना करना था उससे ज़्यादा कर गए, तो कोई मसला नहीं है भाई, कम कर गए तो बढ़ा लो, ज़्यादा कर गए तो घटा लो, टेंशन मत हवा। पर ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना करें तो पूरा पीरियड क्या करें, ठीक है। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब एफओएच, ये जनाब पता नहीं कब जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, ये तो जब आप की तसल्ली होगी तभी पहुँचेंगे। नहीं नहीं, इससे पहले तो ख़त्म हो जाना है, मतलब ये काम ही इतना नहीं, अंडर ओवर बस समझा तो दिया आपको, ठीक है। असल लड़ाई है स्टार्ट पे, जी हाँ, वेरियंस का मतलब कुछ भी नहीं,
वेरियंस का मतलब जो आपको बताया क्या, बजटेड, बजट, सॉरी ये मैंने भूल के कहा है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको चेक कर रहा था, ये मैंने भूल के कहा, भूले से क्या गया। एब्जॉर्ब और एफओएच का जो डिफरेंस है यही है वेरिएंस, फर्क सोचा, एब्जॉर्ब करवाए 100, एक्चुअल आ गया 120, तो फर्क आ गया, वेरिएंस आ गया। ये वेरिएंस अब पता नहीं एडवर्स या फेवरेबल कब कहेंगे, इसको छोड़ें, ठीक है, बस सादा बात, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो घटा लेंगे, तो ये भी कब करेंगे, जब बना रहे होंगे पीएनएल वगैरह, अभी तो छोड़ो यार, ठीक है, आगे आगे बढ़ने दो मुझे, ठीक है। ये जनाब आपका सिंगल रेट। अच्छा, जब डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम शुरू होगा तब भी ऐसे ही 3 मौके होंगे, मौका, एक मौका स्टार्ट ऑफ द पीरियड, दूसरा मौका ड्यूरिंग द पीरियड, तीसरा मौका एंड ऑफ द पीरियड। वहां पे भी ऐसे ही होगा, वहां पे भी रेट निकलेगा, OAR निकलेगा, लेकिन वहां पे OAR पूरे बिजनेस का एक नहीं होगा, बल्कि डिपार्टमेंटल रेट होगा, यानी हर डिपार्टमेंट का अलग रेट होगा। तो निकालेंगे OAR स्टार्ट में ही बजट्स की बेस पर, फिर जब निकल आएगा तो ड्यूरिंग द पीरियड उसको एब्जॉर्ब करवाएंगे एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पर, और एंड पे इसी तरह से हम वेरिएंस करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो और रेगुलरली आता है, ये टॉपिक है बड़े मजे का, ठीक है। चलें शुरू करते हैं अब। पिक्चर ले, नजर आ रही है? अगर नजर नहीं आ रही ना तो ये यहां से भी ली जा सकती है, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं, आज काम हो रहा है हाइब्रिड वाले भाई का, मोबाइल ना बड़ा मसला कुछ चल रहा है। क्या आपको मैं, अच्छा आप तस्वीर खींचने के लिए, अच्छा, ये 80वीं तुसी सी चंद साल पहले। आपके अब्बा को ना सब पता होता है आप क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने भरम रखा होता है। तो रूहानी अब्बा को भी सब पता होता है, जैसे असली अब्बा को पता होता है ना, रूहानी अब्बा को भी सब पता होता है कि कित्थों बोल रहा है, कित्थों आ रहा है, कित्थे जा रहा है, की कर रहा है, किधर वेख रहा है। भरम रखा होता है कि चलो यार शर्म में है वो भी, मैं भी रह लूँ तो अच्छा है। बेशर्म हो गए तो डर भी लगता है, ज़माना बड़ा बदल गया है जी, क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब ना जी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है क्वेश्चन 1 में आपने। यस, यू नो आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड, बल्कि टोल्ड यू दैट नाउ द डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ नॉलेज विल बी फ्रॉम देयर टू हेयर। दिस इज फास्ट इंग्लिश, इट इज कमिंग टू मी, मुझे आ रही है ये इंग्लिश। भाई तुसी भी लिख लो, मेरा तो हो गया वलीमा में, उससे नहीं आया तुसी मेरे वलीमे से। आमिर भाई आप फोन पे बातें कर रहे हैं और हाइब्रिड में लोग पढ़ नहीं रहे। भाई आप हाइब्रिड को क्या देख रहे हो भाई, आखिरी रो वाले भाई, क्या मसला है? सर मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं तो मेरे लायक खिदमत को मसला है तो बताओ। हाँ क्या मसला है, क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं पढ़ते हो, कब पढ़ना शुरू करोगे? पहला दिन है तो क्या पहले दिन से ही नहीं पढ़ोगे? बैठो बैठो बैठो, हैं पहले दिन से ही नहीं पढ़ोगे? लेक्चर लिए हैं पिछले, तुमने कहा एफओएच आज शुरू हो रहा है, आ जाते हैं, सिलेबस आज शुरू हो रहा है, तुम्हें लग पता जाएगा। ये बच्चे ऐसे ऐसे फ्री फ्लोइंग चलेंगे और आप हर जगह फंस रहे होंगे। इसलिए आज और कल का दिन है, बीच में संडे भी आ गया, किस्मत अच्छी है, मुका लो। और ये जो घरों को बैठे हैं, बता रहा हूं मैं कि इस चैप्टर ने आगे यूज होते रहना है, इसकी समझ होगी तो आगे समझ होगी। इससे अगला टॉपिक एबीसी है ही इस जैसा, वो भी ओवरहेड, वो भी एब्जॉर्प्शन रेट सिस्टम है, डिफरेंट है बस, एबीसी कहते हैं उसको। उससे अगला मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में करवाता हूँ, बिल्कुल एफओएच ही चल रहा होता है उधर भी ऐसे बाकी चीज़ों के साथ। नहीं समझोगे तो नहीं आगे कर पाओगे, तो बंदे बनो तो पढ़ाई शुरू करो। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। निक्की ईद आ गई, हूँ मुड़ वड्डी ईद आ जानी है, मुहर्रम आ जाने ने, फिर पेपर आ जाने ने, पता ही नहीं चलना। तुम क्यों लेट आए हो, कहां से आए हो?
मुल्तान से पैदल चले होगे, जिन्हें पता लगा क्लासेस शुरू हो गई हैं पैदल चल पड़े होगे हैं, मंजिल पे मंजिल करते आखिरकार आज पहुंच गए तुम हैं। ऐसे ना करो ना यार, अब क्लासेस मुझे इधर चेक कराना है तुमने लेक्चर्स, आज 2 लेक्चर्स लेने, कल मुझे वो 2 लेक्चर्स के नोट्स दिखाने हैं, ठीक है जी। 1 यूनिट ऑफ हमने निकालना क्या है जी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब 1 यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट रिक्वायर, कितने बच्चे कर चुके, बाकी जो रह गए आप अगली बार कर लेना ट्राई। एक प्रोडक्ट के 1 यूनिट पर 6 किलो मटेरियल लगता है और 10 घंटे लेबर के लगते हैं। मटेरियल कॉस्ट 600 पर केजी है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 400 पर आवर है। ये नॉर्मली हमें पता होते हैं, ठीक है। FOH इंक्लूडेड है प्रोडक्ट के कॉस्ट के अंदर एट द रेट ऑफ 140 पर। अब ये जो है ना, ये 140 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये आपसे निकलवाया नहीं उसने, निकाल कर दिया हुआ है, लेकिन इसको कहते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये, क्या है बोलो, OAR। क्या है ये, OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। FOH इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट एट 140, यानी कि OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो बुनियाद है बेस के ऊपर, जो कि हम बजट के ऊपर, और वो डेटा बजटेड डेटा जिसको हम फेंक चुके हैं और हमारे पास अब बस यही है, ठीक है। तो 140, बस ये तो बहुत आसान काम है यार। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कर लेते हैं। आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ऐसा ही है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिक्स चल रही हैं अभी भी। 1 यूनिट पर कितने किलो लगते हैं, तो 6 kg पर यूनिट, और 1 kg आएगा 600 रुपये का, तो आंसर आ गया 30 रुपीज़ में, ओके। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1 यूनिट पर 10 घंटे लगेंगे और हर लेबर के घंटे के हम 400 रुपये पे करते हैं इनको, 4000 आ गया। अब FOH की कॉस्ट, जो बेस है उसी को पकड़ो। बेस क्या है, पर डायरेक्ट लेबर आर, तो लेबर आर, यानी कि हम ये कह रहे हैं अगर लेबर 1 घंटा काम करे तो 400 रुपये उसको देते हैं और 140 रुपये बिजली का खर्चा आ जाता है उसी 1 घंटे में। तो लेबर 2 घंटे काम करेगी तो 800 वो लेके जाएगी, 280 FOH। लेबर 3 घंटे एंड सो ऑन। तो लेबर ने कितने घंटे काम करना है 1 यूनिट के लिए, 10 घंटे, और 140 रुपये का FOH का खर्चा अंदाजे की बुनियाद पर हमने निकाल रखा है। तो ये कितना बन गया, 1400, और ग्रैंड टोटल आ गया 900, 9000। ठीक है जी, चलो ये क्या है जी, कॉस्ट पर यूनिट। तो एस्टिमेटेड फिगर होती है हमारे पास। अब 10 यूनिट्स बने हों तो हर एक कॉस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 से करोगे तो 10 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन ये कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। चलो अगला सवाल करो जल्दी से। बेसिकली मैं आपको एब्जॉर्प्शन सिखा रहा हूँ, OAR नहीं निकलवा रहा। OAR अभी निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। OAR निकलने के बाद क्या होता है वो मैं पहले करा रहा हूँ, बस थोड़ा सा, ठीक है ना। पार्ट 2 शुरू करना है, आप करें जल्दी, क्यों यार ये लेक्चर खत्म हो जाता है यार।